Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of December 2022. तो गाइस आज है तारीख 12 दिसंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोसोवो को। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब इसको कैसे समझना है मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में और बताता हूँ। देखो, हमारे भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत जो ट्राइबल लैंड है, अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है प्राइवेट पार्टीज़ को खनन के लिए, किसके लिए, माइनिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को यहाँ पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। अगर ऐसा है, इसको घोषित किया जा सकता है, तो वो कौन से शेड्यूल के तहत यानी कौन से अनुसूची के तहत किया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 3rd शेड्यूल, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी 9th शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 12th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो थंबनेल में मेंशन किया गया कि जो इंडिया है वो दुनिया भर के कंट्रीज़ का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब वो रिकॉर्ड किस मामले में है वो आप थंबनेल देखकर समझ रहे होंगे। ये बात की जा रही है कॉफ़ी के मामले में। तो जो इंडियन कॉफ़ी है ना, इसकी सडनली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूएस से लेके यूरोप तक इंडियन कॉफ़ी की डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें आज के समय पर दुनिया का कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब ब्राज़ील को ओवरटेक करते हुए इंडिया की जो कॉफ़ी की डिमांड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो अपने आप से नहीं बताई हैं, आप देख पाओगे ढेर सारे आर्टिकल्स इसको लेकर पब्लिश हो रहे हैं। यूएस से लेकर यूरोप तक जो इंडियन कॉफ़ी है इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न ये बताया जा रहा है कि आज के समय पर जो ब्राज़ील है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। क्योंकि ब्राज़ील आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है और दुनिया का टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। लेकिन पिछले साल हुआ क्या कि ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट कंडीशंस को फेस किया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है और उस सूखे पड़ने की वजह से यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन उतने बड़े लेवल का नहीं हो पाया कि ये लोग अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएँ या इंटरनेशनल लेवल पर उन कंट्रीज़ की डिमांड पूरी कर पाएँ जैसे कि ये पहले कर पा रहे थे। तो इस चक्कर में अब लोगों ने क्या किया इंटरनेशनल लेवल पर, ऑब्वियस सी बात है जब ब्राज़ील की कॉफ़ी नहीं पहुंच रही है तो लोगों का जो पूरा का चॉइस है वो यहाँ पर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और इंडिया की डिमांड पहले भी कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी यूरोप के अंदर, खासकर काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इंडिया की कॉफ़ी को। खासकर इंडिया के अंदर जिस प्रकार से कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है उस स्टाइल को यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिसके बेसिस पर आज के समय पर इंडिया के कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ ही समय के अंदर हम लोग यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंडिया है वो कॉफ़ी के मामले में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनकर निकल कर आने वाला है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो करंट इशू है ये समझ में आया। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। क्योंकि इस पूरे घंटे भर के वीडियो के अंदर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन से लिंक होती है। तो अभी हम कॉफ़ी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इंडिया के अंदर कॉफ़ी प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हाथों हाथ ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर न्यूज़ में है तो पॉसिबिलिटी है इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है।
तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो पूरे दुनिया भर में जो टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्री है भारत उसी में आता है। और इनफैक्ट अगर हम 2020 का डेटा देखें तो 2020 में इंडिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में। भारत के अंदर दो प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना। अब जो अरेबिका वाली कॉफ़ी है इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी रोबस्टा से। बात क्लियर हो गई। आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। जब हम लोग कॉफ़ी को लगा रहे होते हैं, इसको ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ये आपने जानना है। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे कॉफ़ी के प्लांट्स होते हैं ना, इसको थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी चाहिए और गर्मी के साथ साथ थोड़ा सा नमी वाला टेम्परेचर चाहिए। कितना होना चाहिए? जो टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए होता है। अगर ये टेम्परेचर है तो कॉफ़ी के लिए बेस्ट है। अगर इससे ज़्यादा कम हो जाता है या इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। रेनफॉल की बात करें 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास एक रेनफॉल का रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो उसमें यहाँ पर एक कॉफ़ी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएगी, जैसे मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में जो कॉफ़ी है ना, ये ज़्यादातर इंडिया के अंदर कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? सदर्न पार्ट में, यानी जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इनफैक्ट कर्नाटका एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। जितनी भी कॉफ़ी प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है उसका 70% प्रोडक्शन कर्नाटका से निकल कर आता है। अब कर्नाटका के अलावा और कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं? तो देखो मेनली तो कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में भी यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया अभी तक यहाँ पर आप कह सकते हो कि 8वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ कॉफ़ी बाय वॉल्यूम, यानी कि 8वें नंबर पर आने वाला एक एक्सपोर्टर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप कहोगे कि अभी तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। बिल्कुल डिमांड बढ़ रही है और मुझे लग रहा है ये अभी 8 से 7 पे आ चुका है। इसको एक बार चेक कर लेना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मतलब शायद मैंने अभी कोई आर्टिकल पढ़ा भी है, उसमें 8 से शायद ये 7 पर आ चुका है। मैं एक बार कंफर्म करके आपको एक बार और बता दूंगा, ठीक है ना। तो वैसे जो यहाँ पर मेंशन है इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया 8वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देखने को मिलेगा कॉफ़ी का। दुनिया भर में और भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। वियतनाम है, हालांकि प्रोडक्शन इतना नहीं करते लेकिन वो लोग, उनकी कंट्री के अंदर इतना पिया नहीं जाता तो इस वजह से ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के अंदर भी ये सिचुएशन है। हमारे यहाँ पे भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने के बाद में लेकिन हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो कंजम्पशन भी अच्छा खासा हो जाता है। नाउ बचा कुचा जैसे कि 55% से लेकर 60% के आसपास जो कॉफ़ी है इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे अपना रेवेन्यू का जनरेशन करते हैं। अब इस पूरे कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में एक पूरा बोर्ड बनाया गया है, वो है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, जो कॉफ़ी बोर्ड है एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया है, उस एक्ट का नाम है कॉफ़ी एक्ट 1942। बात क्लियर हो गई। अभी जो पूरा सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये कॉफ़ी के लिए जो बोर्ड बनाया गया है इसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसका काम है मेनली हमारे कॉफ़ी सेक्टर को ग्रो करना। यहाँ पर रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इसी कॉफ़ी बोर्ड का एक सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो कहाँ पर है? वो कर्नाटका के अंदर है। तो कहोगे इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है? हाँ बिल्कुल याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी ने साल 2008 में एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर एक साइड में अलग अलग बोर्ड के नाम दिए गए, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड, और दूसरी तरफ यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स के नाम दिए गए। अब ये हेडक्वार्टर्स के नाम जो है वो ऊपर नीचे करके दे दिए गए हैं। बताना यह कि इनमें से कौन सा सही पेयर है, मतलब सही तरीके से कनेक्टेड देखने को मिलेगा। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कॉफ़ी जैसे यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड के आगे बेंगलुरु उसका हेडक्वार्टर लिखा गया है, रबर बोर्ड के आगे गुंटूर, टी बोर्ड के आगे कोतयम, टोबैको बोर्ड के आगे कोलकाता। बताओ इसमें से कौन कौन से बोर्ड बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको इन्हीं ऑप्शंस में से यहाँ पर चूज़ करना है। और वैसे इसका आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, 1342। 1342 मतलब क्या है? इसकी मैचिंग करवानी थी। 1342 का मतलब है जैसे कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में ही है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, है ना। मैंने आपको बताया कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अब रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है कोतयाम के अंदर। तो यहाँ पर दूसरा जो है ना 3 से मैच होगा। फिर उसके बाद में टी बोर्ड कहाँ पर है? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलकाता में। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंटूर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग कह सकते हो ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। ये 2008 का सवाल था। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर है और क्या क्या इन बोर्ड्स का काम होता है।
तो ये बात क्लियर हो गई। आप सोच रहे होंगे सर ये तो 2008 का क्वेश्चन है, कौन सा अब यहाँ पर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कब? इस बार साल 2022, जिस साल में हम लोग अभी हैं। तो साल 2022 यानी अब की बार के प्रीलिम्स में आपको पता होगा टी बोर्ड को लेकर सवाल बन गया था, है ना। टी बोर्ड को लेकर इसका ऑफिस, हेडक्वार्टर, उसका ओवरसी ऑफिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली गई थी। आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। चलो खत्म होता है पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना यार कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक मैप का क्वेश्चन पूछा गया, फिर प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उनको अटेम्प्ट क्या करो, उनके आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी मैप के क्वेश्चंस न्यूज़ में हैं वही आपसे पूछे जाते हैं और डायरेक्टली मैप के सवाल कहीं ना कहीं हम लोग को प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मतलब इस वीडियो के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं उसको निचोड़ डालो और सब चीज़ का फ़ायदा उठाओ। नाउ यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हुआ क्या है कि एक टाइगर ने एक आदमी को मार दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। अब इस सिचुएशन की वजह से जो गांव वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। फॉरेस्ट स्टाफ के ऊपर, जो जंगल का स्टाफ था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। इसको लेकर पूरा प्रोटेस्ट चला, बवाल हुआ, गाड़ियाँ जला दी गई, डैमेज कर दी गई। बहुत ज़्यादा बवाल यहाँ पर देखने को मिला मध्य प्रदेश के अंदर। ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है पेंच टाइगर रिजर्व की। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना वो न्यूज़ में है। अब आपसे ये नहीं पूछने वाले कि यहाँ पर ये जो पूरी घटना हुई है कहाँ पर हुई है, इस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये घटना हुई है पेंच टाइगर रिजर्व के लेकर, क्योंकि यहाँ पर इस टाइगर ने जो अटैक किया ना, इसकी वजह से 2 लोग इंजर्ड हैं और साथ ही साथ में एक व्यक्ति की यहाँ पर जान जा चुकी है। इस वजह से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ये कल संडे की बात है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में है। और इसी प्रकार से कई टाइगर रिजर्व, नेचुरल पार्क्स न्यूज़ में आते हैं, उन सबको आप लोग कवर करना चाहिए। छोटा सा आर्टिकल था, लास्ट में छुपा हुआ था, तो सोचा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो आओ थोड़ा बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हर साल कहीं ना कहीं नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को लेकर क्वेश्चन आता है, तो आपने यहाँ पर जो भी न्यूज़ में है वो पढ़ते हुए चलना है। ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखो ये आपको 2 जगह पर देखने को मिलेगा। ये महाराष्ट्र और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, ये जो बॉर्डर वाला रीजन है ना, उस बॉर्डर वाले रीजन पर आपको ये पेंच टाइगर रिजर्व स्थित देखने को मिलेगा। तो एक तो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये देखने को मिलेगा, उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी ये देखने को मिलता है। इसी वजह से इस टाइगर रिजर्व को हम लोग बोलते हैं एक जॉइंट प्राइड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। अब ये जो रिजर्व आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? अगर हम लोग बात करें तो ये जो है टाइगर रिजर्व ये सतपुरा हिल्स में फैला हुआ है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैलता हुआ जा रहा है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये कंटिन्यू रहता है। तो मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक सेपरेट तरीके से बना हुआ है, बट यहाँ पर आपको ये पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से ही देखने को मिलेगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व ध्यान रखना कैसे कैसे फैला हुआ है। लेकिन जो मेनली हम लोग बात करते हैं वो मध्य प्रदेश की वजह से ही बात करते हैं, और अभी जो न्यूज़ में है वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश वाला पेंच टाइगर रिजर्व ही न्यूज़ में है। अब महाराष्ट्र वाला जो है ना, इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 1975 में, और इसको एक टाइगर रिजर्व बनाया गया 1998 से लेकर 1999 के बीच में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश वाले की, तो मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसको यहाँ पर अगेन ये बिल्कुल सेम स्टेटस दिया गया था 1992 से लेकर 1993 के बीच में, और एक मेजर प्रोटेक्टेड एरिया आपको ये मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और ये एरियाज़ कहीं ना कहीं आज के समय पर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ की कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कि यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स हैं, दुनिया भर की जो चिड़िया आती हैं, उनको यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जाती है। इस टाइगर रिजर्व में आप देखोगे जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो श्रब हैं, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, और जो पेड़ हैं वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा। उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे ऐसे पेड़ों की वैरायटी पाई जाती हैं, पौधों की वैरायटी पाई जाती हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। जो बैम्बू है ना, बैम्बू का प्लांटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बाँस का उत्पादन भी किया जाता है इस पर्टिकुलर रीजन में। फिर उसके बाद में बात आती है फौना की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी फ्लोरा की, यानी कि जो पेड़
पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब बात करेंगे इस पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर कौन कौन से जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें स्लॉथ बियर न्यूज़ में है तो आपने पता भी होना चाहिए। जैकाल, नीलगाय और वाइल्ड डॉग यहाँ पर इन जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो पीफॉल, मैकपी रॉबिन, पिनटेल, ड्रोंगो, उनिया और मैना, ये सारी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। बात क्लियर हो गई। ये हमने पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में समझा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसको मैप पर भी दिखा दूंगा, वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी वापस से मैप पर जाना पड़ेगा, इस वजह से वो फ्लो है ना वो बिगड़ जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। इस आर्टिकल में आपने पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये क्या हो गया, इस आर्टिकल का पार्ट 1 क्लियर हो गया, जहाँ से सवाल बन सकता है। अब दूसरा वाला पार्ट पर आते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, यानी कि मानव और साथ ही साथ में जो जानवर है इनके बीच में कई बार हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हो जाता है, इनके बीच में एक झड़प देखने को मिल जाती है। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक बहुत अच्छा सा डेटा है, जिसको आप लोग अपने मेंस में, एथिक्स में या फिर एसए के अंदर भी कोई उस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आराम से। तो अब देखो यहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया, जब इंसान जानवर सामने हैं और सामने दोनों के बीच में यहाँ पर एक झड़प हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी ये टाइगर है और इंसान है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक झड़प हुई, तो इसमें यहाँ पर टाइगर ने इंसान को मार दिया। बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पर जो लोग हैं, इंसान वो यहाँ पर जानवर को मार देता है, तो दोनों ही केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब इस मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण देखने को मिलता है वो आ जाता है हमारा हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब है जानवर का जो आवास है, जहाँ पर वो जानवर रह रहे हैं, आज के समय पर वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म होता जाने का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग भी लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, है ना, या फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है लगातार, है ना। ऐसे ही ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलेगा, लगातार जो जंगल है वो सब काट दिए गए हैं, अमेज़न के काफ़ी सारे जो जंगल है वो बर्बाद कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है वो जगह है जानवर के रहने की, वो आवास है उनका, तो वो जब ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं वो उस एरिया को छोड़कर बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अब वहाँ पे रह भी, मतलब एक तरीके से वहाँ पे रह रहे थे, बाहर वो जीवित रह भी नहीं सकते। अब होता क्या है कि वो सब बाहर निकल कर आते भी हैं, कुछ खेत में पहुँच गए, कुछ कहीं पहुँच गए। अब जैसे मान लो कोई हाथी है, वो किसी खेत में पहुँच गया, खेत के अंदर वो फसल बर्बाद करने लगा, तो वहाँ पर उस खेत को जो देख रहा था व्यक्ति, जिसने यहाँ पर वो फसल लगाई है, वो यहाँ पर उस हाथी को भगाने की कोशिश करता है, उसके अंदर झड़प हो जाती है और उसी बीच में उस झड़प के दौरान हाथी की मृत्यु हो जाती है या फिर यहाँ पर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसी संघर्ष के बीच में, उसी झड़प के बीच में। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत बुरा है, क्योंकि इससे सबसे पहली बात जान ही जा रही है दोनों तरफा। यहाँ इंसान की जान जा रही है, अगर वहाँ गई तो वहाँ जानवर की जान जा रही है। तो यहाँ पे जान तो जा ही रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंजरी देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बार। जैसे भी मैंने आपको बताया, ये जो केस आया था टाइगर वाला, यहाँ पर 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर इंजरी देखने को मिलती है जानवर को भी और साथ ही साथ में ह्यूमंस को भी इंजरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके प्रति जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो भी बढ़ने लगती है ऐसे केसेस के बाद में। अब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ फैक्चुअल डेटा, जिसको लेकर आप हमेशा बातचीत कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख पाओगे 2018-19 और 2020-21 का डेटा है। यहाँ पर बताया गया 222 के आसपास जो एलिफेंट्स हैं वो मार दिए गए थे या फिर वो मर गए थे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। 29 टाइगर्स को मारा गया, इनकी किलिंग की गई 2019 और 2021 के बीच में। फिर उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर और भी ढेर सारे केसेस निकल कर आए। जितने भी ये केसेस निकल कर आए ना, उसके अंदर जो हम लोग देख पा रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो मामला है वो यहाँ से शुरू होता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप देखोगे जो एलिफेंट्स हैं, उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर, यानी 2019-20, 20-21 और 21-22, इन पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 1580 के आसपास जो ह्यूमंस हैं उनको मार दिया गया है। ये यानी कि इनकी जान गई है इन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। फिर टाइगर्स की बात करें, ये मैंने आपको बताया कितने सारे यहाँ पर इंसान मारे गए। अब इंसान के अलावा आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर भी मारे गए हैं। जो टाइगर्स है वो भी यहाँ पे बहुत सारे मारे गए हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और टाइगरों ने भी यहाँ पर इंसान को मारा है। 2019, 20, 21 के अंदर देखोगे तो टाइगर्स ने लगभग 125 ह्यूमंस को यहाँ पे मार दिया है उन्हीं टाइगर रिजर्व्स के अंदर में, जब वो सामने आए हैं। तो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर।
इसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे अच्छा एक और डेटा जो है ना वो मैंने मॉर्निंग वाले करंट अफेयर के वीडियो में दिया है। आज मैंने करंट अफेयर के वीडियो में इसी प्रकार का एक आर्टिकल डिस्कस किया है, उस वीडियो को प्लीज़ देखा करो और उस वीडियो के अंत तक जाओ, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। उस वीडियो को मिस मत क्या करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ मैं, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, इसका जो नाम पड़ा है पेंच, ये कैसे पड़ा है? क्योंकि वहाँ से पेंच नदी गुजरती है, उसी नदी के बेसिस पर वो जो नाम है उसका रखा गया है। और बात आती है लोकेशन की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पे मध्य प्रदेश हुआ, इस प्रकार से आप देख पाओगे। ये जो येलो कलर का पोर्शन है, यहीं पर आपको ये पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र वाली साइड भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को अगेन आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? क्लीन गंगा के बारे में बातचीत की जा रही है। देखो, क्लीन गंगा को लेकर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, गंगा को साफ़ करने के लिए बहुत लंबे समय से काम किया जा रहा है। तो अभी हुआ यह है कि जो हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री है ना, उन टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने एक प्लानिंग तैयार करी है। उस प्लानिंग के तहत क्या होगा कि गंगा नदी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक टूरिज़्म को डेवलप करेंगे, टूरिज़्म सर्किट बनाएंगे। यानी गंगा नदी को पूरी तरह से घूमने के लिए एक सर्किट बनाया जाएगा, जहाँ पे लोग आराम से एक बार टिकट बुक कर बैठेंगे और वो जो पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे भी बैठेंगे, जैसे कोई भी ट्रेन चलाई जाएगी या कुछ भी चलाया जाएगा, तो वो बहुत आराम से यहाँ पर आप कह सकते हो सारे के सारे जो एरियाज़ है वो घुमाते हुए ले चलेगी गंगा नदी के। तो एक पूरी तरह से टूरिज़्म सर्किट को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है गंगा नदी के किनारे। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है ना? तो इनफैक्ट यहाँ पर गंगा नदी को लेकर यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, लाइवलीहुड बढ़ेगा, लोगों को एक तरीके से एक रोज़गार मिलेगा। उसको लेकर हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री प्लानिंग कर रही है, जिसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन आज अखबार के अंदर आई है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो, हम थोड़ा जोर दे रहे हैं सरकार की स्कीम के ऊपर। सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, नमामि गंगे प्रोग्राम। सभी लोगों को पता है, बहुत पुरानी स्कीम है। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गंगा है उसको, इसका जो पोटेंशियल है वो उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ाकर निकाल सकें, है ना, गंगा को हम लोग और ज़्यादा साफ़ सुथरा बना सकें। तो इसके प्रति तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब क्या किया जाएगा, गंगा को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ में जो टूरिज़्म है इसको भी हम लोग बढ़ावा देने का काम करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और साथ ही साथ में जब टूरिज़्म बढ़ेगा इस पर्टिकुलर नदी के किनारे, तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो खासकर यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनको ढेर सारा फ़ायदा होगा। ओवरऑल गंगा के किनारे की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। जब लोग वहाँ पर घूमने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा भी खर्चेंगे, तो उससे यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही साथ में लाइवलीहुड भी जनरेट होगा। यानी कि काफ़ी सारे लोग जो काम कर रहे होंगे उनको यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, नए नए रोज़गार यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर एक प्लानिंग की जा रही है। ये अभी यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान को तैयार किया जा रहा है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना। और होगा क्या, फिर गंगा किनारे मेले लगाए जाएंगे, एग्जीबिशंस अभी भी होते हैं, ऐसे और भी मेले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि लगभग जो 75 टाउन्स हैं, 75 टाउन ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना, जहाँ पर नदी किनारे मेले लगाए जाएंगे, अलग अलग एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाने की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। बात क्लियर हो गई? तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने करंट इशू पढ़ लिया। इस करंट इशू का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पढ़ना होगा। इस आर्टिकल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम आखिर है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपसे यहाँ पर सवाल बन सकता है इसको लेकर। नमामि गंगे प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक कंजर्वेशन मिशन है, यानी कि इसका काम है ये हमारी नदी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारी सरकार ने इसको लेकर आया 2014 के अंदर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गंगा रिवर है ना, इसको यहाँ पर वापस से नया करना, नया करने के साथ साथ यहाँ पे पॉल्यूशन को ख़त्म करना और इसके साथ साथ इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। इसलिए यहाँ पर नमामि गंगे प्रोग्राम को लेकर आया गया। ये जो प्रोग्राम है ये ऑपरेट किस डिपार्टमेंट के अंडर में करता है, तो ध्यान रखना, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। और इस प्रोग्राम को लागू जो है वो किसने किया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने यहाँ पर इसको लागू किया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बॉडी देखने को मिलती है नेशनल गंगा काउंसिल की, ठीक है ना। तो नेशनल गंगा काउंसिल की ही एक बॉडी यहाँ पर ये नज़र आती है। इस नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हमने बोला है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च जाएंगे। हमारी केंद्र सरकार यहाँ पर पैसा खर्चेगी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप करेगी। इस प्रोग्राम के कुछ मेन पिलर्स हैं, पिलर्स यानी कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। सबसे पहला सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी कूड़ा करकट है उसको कैसे अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट बनाया जाएगा। रिवर सरफेसिंग क्लीनिंग होगा, मतलब रिवर का जो सतह है उसको साफ़ करना
हुआ, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन हुआ, यानी वो भी यहाँ पे आप कह सकते हो उस नदी के अंदर जो भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करना, लगातार आसपास पेड़ पौधों को लगाना, पब्लिक के अंदर जागरूकता फैलाना, जो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट निकल रहा है उसको मॉनिटर करना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि आज के समय पर नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत फोकस में रखे जाते हैं, और इसके तहत यहाँ पे हम अपनी गंगा नदी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने आपको पिलर्स के बारे में बता दिया। फिर बात आती है गंगा रिवर सिस्टम की। अब एक और पॉइंट है, नमामि गंगे प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया। इसी आर्टिकल का दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है गंगा नदी। हर एक नदी को लेकर सवाल बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा यमुना नदी को लेकर एक सवाल बना हुआ था, यूपीएससी ने पूछा हुआ है हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ ये सारे के सारे सवाल, तो बताता रहता हूँ। इस वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल रटे हुए हैं कि हाँ कैसे कैसे सवाल आए हैं। ब्रह्मपुत्र की नदी को लेकर आपको पता होगा, जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उसको लेकर सवाल बन गया था, याद आ रहा होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपने आर्टिकल का एक पार्ट कवर किया, सेकंड पार्ट क्या है, आपको गंगा नदी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलो मैं गंगा नदी के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ एक मैप के माध्यम से। तो ये पिक्चर भी आज से कई टाइम पहले मैंने शेयर किया है आपको। आज जैसे कि शायद हम लोग दिसंबर में, मतलब दिसंबर में तो हैं, शायद हमने इसके बारे में जो डिस्कशन है वो अक्टूबर में किया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना भी चाहिए। तो हम लोग गंगा नदी के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे एक डायरेक्टली सवाल पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आप क्या बताओगे? काफ़ी सारे लोग बोलते होंगे बद्रीनाथ से निकलती है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी का यहाँ पर आप कह सकते हो जो नाम है ना वो पड़ जाता है। गंगा नदी निकलती नहीं है, एक जगह से बन जाती है। वो बनती कैसे है उसको यहाँ पे हमने समझना होगा, और कुछ यहाँ पर रूल्स भी आ जाते हैं वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये आपको 4 धाम देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब चारों धामों से इंपॉर्टेंट नदियाँ निकल रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बद्रीनाथ से एक नदी यहाँ पर निकल रही है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकल रही है? तो यहाँ पर आपको विष्णु नदी देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलती है विष्णु नदी। विष्णु नदी के साथ साथ यहीं आपको पास में से धौली गंगा नदी भी देखने को मिलती है। जो धौली गंगा है ना, ये कहाँ से, नीति पास से निकल कर आती है। तो धौली गंगा भी पास से यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है ना। तो विष्णु नदी बह रही है, बद्रीनाथ से निकलकर आगे आ रही है, आपने जैसे यहाँ पर देखा। लेकिन मैंने आपको बताया पास में से ही धौली गंगा भी निकल कर आती है। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिल जाती हैं, ध्यान रखना, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो दो नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं यह मिलकर क्या बनाती हैं, प्रयाग बनाती हैं। तो ये दोनों नदियाँ मिलकर क्या बना रही हैं, विष्णु प्रयाग बना रही हैं। तो सवाल पूछा जाए विष्णु प्रयाग कौन कौन सी 2 नदियों को मिलकर बनता है, तो ध्यान रखना विष्णु गंगा और साथ ही साथ में धौली गंगा, ये 2 नदियाँ हैं। बात क्लियर हो गई। अब दोनों ने मिलकर एक प्रयाग बनाया, प्रयाग बनाने के बाद में दोनों नदियाँ मिल गई। मिलने के बाद में फिर यह नदी आगे बढ़ती है। अब दोनों मिलने के बाद में एक जो नदी आगे निकल रही है ना, इसका नाम बदल जाता है। नाम बदलकर इसका नाम अलकनंदा रख दिया जाता है। अच्छा, अलकनंदा नाम क्यों रखा गया, उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी 2 नदियाँ आ रही हैं, ठीक है ना, और दोनों की जो गहराई है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर दोनों यहाँ पर मिल रही हैं और दोनों यहाँ पर मिल रही है, मैंने आपको बताया, और दोनों की गहराई बिल्कुल सेम है, दोनों मिल रही हैं और दोनों की गहराई बिल्कुल सेम है, तो जब यह आगे नदी बढ़ेगी ना तो इसका नाम अलग से बदल कर रखा जाएगा। और सपोज़ यहाँ पर दोनों आगे बढ़ रही है और दोनों में से एक ज़्यादा गहरी है, एक कम गहरी है, तो जो ज़्यादा गहरी होगी ना उसी के नाम पे फिर वो नदी आगे बढ़ती चली जाती है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपने इतना समझा कि हाँ, विष्णु गंगा, धौली गंगा दोनों आए, यहाँ पे मिली, विष्णु प्रयाग बना। अब विष्णु प्रयाग जब बना तो यहाँ से जो नदी निकल रही है वो बन रही है अलकनंदा, क्योंकि नाम चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों की गहराई सेम थी। तो अलकनंदा यहाँ पर अब नदी निकलती है। अलकनंदा जैसे नदी बढ़ रही है तो बीच में से यहाँ पर नंदाकिनी आती है, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंदाकिनी आती है। नंदाकिनी यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। तो जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है यहाँ पे नंद प्रयाग बन जाता है। और यहाँ पे अलकनंदा अभी भी गहरी है, तो इस वजह से मैंने बोला ना, जो नदी गहरी है उसका ही नाम आगे चलता रहेगा। तो गहरी है तो फिर यहाँ पर जो अलकनंदा आगे बढ़ रही है ना, तो वो नाम ही अलकनंदा रहता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे बीच में पिंदेर गंगा, पिंदेर गंगा भी आती है, ये भी यहाँ पर अलकनंदा के अंदर मिलती है। जहाँ पे पिंदेर गंगा मिलती है ना और अलकनंदा पिंदेर गंगा जहाँ पे मिलते हैं, इसको हम लोग करण प्रयाग के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पे अलकनंदा अगेन गहरी है, तो इस वजह से अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो अलकनंदा नाम से ही नदी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग बनता है। लेकिन रुद्रप्रयाग कैसे बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से।
तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल कर आ रही है? मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ से। तो केदारनाथ से जो नदी आ रही है मंदाकिनी, ये भी अलकनंदा के अंदर मिल जाती है और मिलने के बाद में क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। अब दोनों मिल गई, दोनों यहाँ पर वापस से आगे बढ़ने लगे। नाम अभी भी अलकनंदा ही है, क्यों? क्योंकि अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इस वजह से अभी भी नाम अलकनंदा ही चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अलकनंदा आगे बढ़ती आ रही हैं। फिर अब होता क्या है कि आप देखोगे गंगोत्री से एक और नदी निकल कर आती है। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। अब जब भागीरथी निकल रही है, ये भी आके अलकनंदा में ही मिल जाती है। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। आपने सुना भी होगा। देवप्रयाग कब बनता है? जहाँ पर अलकनंदा भागीरथी मिल रही होती हैं। और जो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं ना, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर दोनों की गहराई बराबर हो जाती है, तो अब जो नदी निकलती है उसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो गंगा नदी कैसे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से यहाँ पर जो देवप्रयाग बन रहा है, उसके बाद से जो नदी निकलती है उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। और यमुनोत्री से भी एक नदी निकलती है, वो है यमुना, जैसा आप लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कई सारे वनडे एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पर ना डायरेक्टली इस वाले पोर्शन से सवाल पूछे गए हैं कि विष्णुप्रयाग कौन कौन सी नदी के मिलने से बनता है, नंदप्रयाग कौन कौन सी नदी के मिलने से बनता है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये सभी चीज़ें आपने अभी जो है वो क्लियर कर ली है। तो उस आर्टिकल का पोर्शन 1 कवर हो गया और पोर्शन 2 भी कवर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आ रहा है और सब कुछ बहुत आराम से एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। देखो, वीडियो हमारा भले ही थोड़ा सा लेट आए, लेकिन काम मेरा ये ऐसा है कि मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ भी यहाँ पे न्यूज़पेपर से आपका स्किप ना हो जाए या छूट ना जाए। हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर मैं देने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर लेट आ रहा है। पहली बात ये भी ऐसा नहीं मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ। अगर मैं 4:30 बजे तक भी इंतज़ार करता हूँ तो भी न्यूज़पेपर, आज तो और लेट हो गया था, 4:40 4:50 हो गए थे, न्यूज़पेपर आया ही नहीं था, काफ़ी लेट आया। लेकिन कोई बात नहीं, आ गया तो हम यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में आ चुकी है। G20 की ढेर सारी मीटिंग्स जो है ना आपकी बार होने वाली हैं, और खासकर G20 के जो फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ हैं, जिन सब की मीटिंग भी होगी। और इन सब की जो मीटिंग होगी, पहली तो एक मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे में, यानी कल के दिन, और फिर और ढेरों मीटिंग होने वाली है। इस प्रकार की 40 मीटिंग होगी और पूरे साल में ये मीटिंग होंगी। और आपको पता होना चाहिए पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर ये मीटिंग होगी। अभी जो पहली मीटिंग होने वाली है वो कर्नाटका की कैपिटल में होगी 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है ना। तो जो भी यहाँ पे अलग अलग G20 के ग्रुप के जो भी लीडर्स हैं, जो वहाँ के फाइनेंस और डेप्यूटीज़ देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे, जिनके बीच में काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। लेकिन इस पूरे ओवरऑल आर्टिकल में बताया ये जा रहा है कि हम लोग फोकस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्रिप्टो रेगुलेशन। तो बोला ये जा रहा है कि जो कल मीटिंग होगी ना, कल जो बातचीत होगी G20 फाइनेंस के बारे में, G20 फाइनेंस के बारे में जो भी यहाँ पर डिस्कशन होगा कल के दिन, वहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी को सरकार रेगुलेट करने के बारे में सोच रही है, इसको कंट्रोल करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी के समय पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन बॉडी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन सरकार सोच रही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। इनफैक्ट RBI ने क्रिप्टो को बैन तक कर दिया था, आपको याद होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को स्ट्रक डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जैसा चल रहा है क्रिप्टो वैसे चलता रहेगा। बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो क्रिप्टो रेगुलेशन का मामला कल देखा जाएगा, कल की मीटिंग में, उसको लेकर आज ही आर्टिकल आ गया है। अब कल जो डिस्कशन होगा उसको लेकर परसों आर्टिकल आएगा, तो परसों आपको सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आज क्या कवर करना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस रेगुलेशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, खासकर GS पेपर नंबर 3 IT कंप्यूटर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। होता यहाँ पर यह है कि साल 2020 में और उससे पहले RBI क्या करता है ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में इस बैन को स्ट्रक डाउन किया, बोला कि नहीं भैया, क्रिप्टो करेंसी जैसा चल रहा है चलने दो। हालांकि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया है। जैसे चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि चाइना ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना ली है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया, जैसे एल सल्वाडोर एक ऐसा देश बनकर आया जिसने यहाँ पर बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर मान लिया। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी की सारी अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती हैं।
है ना। मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारी अलग अलग प्रकार की नज़र आती हैं। तो हुआ क्या, बिटकॉइन को उन्होंने लीगल टेंडर मान लिया, यानी कि ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। अब आराम से आप लोग व्यापार करो, सामान खरीदो, क्रिप्टो करेंसी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करो। एल सल्वाडोर एक ऐसा देश बना जिसने यहाँ पर इसको परमिशन दी, जबकि कुछ देश ऐसे बने जिन्होंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से बैन करके अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया यहाँ पर ऐसा है कि इंडिया भी क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता नहीं है। भले लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, बट भारत की सरकार का क्रिप्टो करेंसी की तरफ कोई भी सपोर्ट ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं जो क्रिप्टो करेंसी है। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली एक पूरी तरह से डिजिटल करेंसी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। जैसे आज के समय पर भारत के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, उन सब बैंक्स के ऊपर उनका एक बाप बैठा है, बैंक बैठा है, मतलब उन बैंकर्स का बैंक बैठा है। बैंकर्स ऑफ द बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सभी बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है, सभी लोगों को पता है। वैसे ही क्या होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी कोई बॉडी बैठनी चाहिए जो कि इसको रेगुलेट कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर अपने आप ही काम करती है। आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। कैसे बनी, कुछ भी यहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके चक्कर में इसके ऊपर ज़्यादा लोग विश्वास करते भी नहीं है कि आज है नहीं है, पता नहीं है इसका कुछ भी। तो इस वजह से कोई विश्वास भी यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा करता नहीं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिल्कुल इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करते। उन्होंने क्रिटिसिज्म ही किया है इस क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन पिछले कुछ समय पे क्रिप्टो करेंसी टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इसका जो मतलब वैल्यू है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई चली गई। लोगों ने अपना पैसा डबल भी कर दिया था खूब सारा इस क्रिप्टो करेंसी के इस अंडर से। लेकिन फिर बीच में यहाँ पर एक गिरावट भी देखने को मिली। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बहुत बड़ा डिप भी आया, जहाँ पे ढेर सारे लोगों का नुकसान हुआ, इनफैक्ट सब कुछ खत्म भी हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले एक तो इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा है बहुत तेज़ है, चीप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई रेगुलेशन वगैरह है नहीं, आप आराम से यहाँ पे सारा काम कर सकते हो और ट्रांजैक्शंस वगैरह बहुत आराम से किया जा सकता है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि पहले तो इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, पहले तो इसके बारे में कोई इतना जानता नहीं था, बट अभी के समय पर सब जान रहे हैं। सब जानने के साथ साथ ढेर सारा यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी से आज के समय पर एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। हर कोई यहाँ पर व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या फिर इन्वेस्ट कर चुका है। बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे ना, क्रिप्टो करेंसी को लेकर ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज के समय पर ढेर सारा एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी आपको करोड़पति बना देगी, अरबपति बना देगी, इस प्रकार से। और ढेर सारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाया भी जा रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन इसमें ना बहुत सारे यूथ को मिसलीड भी किया जा रहा है। उनके वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनसे ढेर सारा पैसा डलवा दिया जा रहा है, उनका पैसा डूब भी जा रहा है, क्योंकि लालच में आके हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा कर रहा है। बात यहाँ पर क्लियर हुई। फिर दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है क्रिप्टो करेंसी का वॉलेटिलिटी। वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया और तो कभी बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया। एक समय पर 40,000 US डॉलर पहुँच गया था और एक समय पर 65,000 US डॉलर, फिर एक समय पर ये 30,000 US डॉलर। तो आप इमेजिन करो, कहाँ 65,000 US डॉलर पहुँचना और कहाँ 30,000 US डॉलर पहुँचना, आधे से भी कम हो जाना। तो ये हालात यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, ठीक है ना। हालांकि कुछ वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है। सरकार ने यहाँ पर अभी आपको पता होगा एक बिल तैयार किया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जहाँ पर हमारा मेजर मकसद है कि हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करें, ठीक है ना। अब RBI क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता भी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाने लगा, आप सभी लोग यहाँ पर इनका इस्तेमाल करने लगे, तो RBI का क्या रोल रह जाएगा। RBI का कोई रोल रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी के समय पर आप जो नोट इस्तेमाल कर रहे हो वो RBI दे रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसका साइन देखने को मिलेगा। RBI सारा काम रेगुलेट करने का काम करता है आज के समय पर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन बॉडी है ही नहीं, उसको लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे, उसका यूज़ करने लगेंगे, तो बैंकों का कोई काम रह ही नहीं जाएगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पर इसको बिल्कुल भी सपोर्ट मिलता भी नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी को लेकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने बताया डिजिटल करेंसी है, इसके बारे में। इसको हम लोग माइनिंग करते हैं, इसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग कर करके ये जो क्रिप्टो करेंसी है कमाए जा रहे हैं आजकल। माइनिंग आजकल लोग घर में भी करने लगे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश हुए हैं जहाँ पे लोगों ने कंप्यूटर्स लगाए। कंप्यूटर लगाने के साथ में क्या किया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है और बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्रामिंग की जाती है। कंप्यूटर्स को लंबे समय तक छोड़ना पड़ता है, कुछ पजल्स यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पर जो है ना वो फिर क्रिप्टो करेंसी जनरेट होता है। तो माइनिंग कर करके क्रिप्टो करेंसीज बनती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर हो चुका है। आप देखेंगे कल क्या मीटिंग में बातचीत होगी, कल जो भी बातचीत होगी परसों हम इसके बारे में डिस्कशन कर ही लेंगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं और पहले चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं। द हिंदू के अंदर तो नहीं है आर्टिकल्स अच्छे, हाँ इसके अंदर एक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट समझाने वाला हूँ, उसको लेकर हम एक आर्टिकल कवर करेंगे, वो एडिटोरियल काम का है। उसके अलावा हमने अलग अलग न्यूज़पेपर से एडिटोरियल उठाए हैं। जैसे हम लोग आज एक एडिटोरियल में बात करने वाले हैं इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो कहोगे पुराना आर्टिकल है, नहीं, पता है राइटर ने मेंशन ये किया है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या परेशानियां नज़र आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में राइटर डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छा आर्टिकल्स है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो उसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। क्योंकि आप देखोगे ना तो एडिटोरियल यहाँ पर यार अच्छे आ नहीं रहे हैं इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर के अंदर, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपको पता होगा एडिटोरियल सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जैसा काफ़ी सारे लोग मेंशन भी करते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं सर सारे एडिटोरियल क्यों नहीं कवर करते। सारे एडिटोरियल कवर करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जैसा आप देखोगे ना, अगर आज आप इन चारों पाँचों में से पढ़ लेते हो ना कोई भी, तो मतलब बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट ही किया होगा, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं पढ़कर मैं बता चुका हूँ कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। इस चक्कर में मैंने पढ़ने के बाद एडिटोरियल डिस्कशन हम रोज़ करते हैं, करना तो था ही, तो इस चक्कर में मैंने दूसरे न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स उठा लिए जो काम के मिले, जिसका वाकई में रेलिवेंस है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अब सिलेबस मैंने इतना पढ़ा है सिलेबस की यहाँ पर दिमाग में बैठा हुआ है, तो आर्टिकल को कैसे सिलेबस से लिंक करना है वो चीज़ें यहाँ पर अपने आप आने लगती हैं। अब आप भी अपने सिलेबस को जब लेकर बैठोगे और पढ़ोगे मेरे साथ में, या न्यूज़पेपर को आप पढ़ोगे, जो मैं पीपीटी दूंगा उसको रीड करोगे, तो आप देखोगे कि उस पीपीटी के अंदर एक भी चीज़ फालतू नहीं मिलेगी जो कि आपके सिलेबस के बाहर हो, है ना। पहले ज़्यादा रहा करती थी, पहले मतलब जो थंबनेल वाला आर्टिकल कुछ ऐसा रहा करता था, बट उसको भी मैंने यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब आप विश्वास करो, इतने लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करते करते, तो काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जब जिस एडिटोरियल को मैं मना कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करने की आप कोई भी आवश्यकता है नहीं, उसकी जगह मैं एक दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ और अच्छा प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा के मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है पहले इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिजास्टर कॉज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आर इम्पैक्टिंग द पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली पर्टिकुलरली ऑफ पुअरर नेशंस। यानी कि जो खासकर क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज लगातार टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, गर्मी का बढ़ना, इसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स क्रिएट हुए। डिजास्टर मतलब मैंने आपको बताया कि इससे यहाँ पर कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं कहीं पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, जो ये डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो इन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, और ख़ासकर जो गरीब कंट्रीज़ है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना है ये वाला सिनेरियो कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये समझाना है। और उसके साथ साथ आपको बताना है कि हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। तो 250 शब्दों में आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। हिंदी में भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाएँ, उसके बाद आपदाएँ अंधाधुंध रूप से लोगों को प्रभावित कर रही हैं, विशेषकर गरीब देशों में। इस कथन के संदर्भ में प्रभाव को कम करने के उपायों पर चर्चा करिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर हिंदी में भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो इसका जो आंसर आप लोगों को लिखना है, लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेरा चैनल मिलेगा। 40,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर सबमिट करो, और सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये करना कि एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो होगा क्या, आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने पहले अपने नोट्स में ऐड ऑन नहीं करे थे। साथ ही साथ में आप सामने वाले के आंसर के अंदर कोई मिस्टेक होती है तो उसको ही बता पाओगे कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलो ना, यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल देखने को मिल जाता है, ये वाला। इसको यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, जयंत दासगुप्ता जी हैं और अभिजीत दासगुप्ता हैं। तो इन्होंने क्या मेंशन किया है, नथिंग सो ग्रेट अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ग्रेट ब्रिटेन। यानी यूके के साथ में जो हम लोग ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसमें कोई भी खास बात आपको नज़र नहीं आएगी, इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सभी लोगों ने फ़ायदे के बारे में चर्चा करी है, अभी तक सब कुछ फ़ायदे के बारे में पब्लिश हो रहा था। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है, एक यूनिक चीज़ निकल कर आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर जोर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा ये। फिर उसके बाद में आप इन राइटर को देखोगे ना, तो दासगुप्ता जी कौन है, इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर हैं टू WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। और
आप कह सकते हो कि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट रह चुके हैं। तो दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है व्यापार के मामले में, और यहाँ पे हम लोग इंडिया यूके के व्यापार के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। दैट इज़ वाई जो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो हमारे लिए थोड़े से ज़्यादा मैटर करेंगे। क्लियर हुई बात? चलो आओ अब यहाँ पर इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एडिटोरियल की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगी, उसको बस खाली आप लोग अच्छे से सुनते हुए चलना, पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है क्रिटिकली एनालाइज करता है किस चीज़ के बारे में, भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। अब जो ये एग्रीमेंट है वैसे तो हो जाना चाहिए था, बट ये हो नहीं पाया अलग अलग इश्यूज़ की वजह से। बट अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2023 तक, अगले साल के मार्च तक यहाँ पर इसको कर लिया जाएगा। लेकिन इससे जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि हाँ इंडिया को यही होंगे, उस प्रकार के बेनिफिट्स हम लोग को नज़र आ नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो पहले तो सवाल सर ये उठता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली दो देशों के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट है जिससे इनके बीच में जो व्यापार है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो इंडिया है और यूके है, इनके बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर अभी के समय पर इनके बीच में व्यापार होता है, दोनों एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त यहाँ पे ढेर सारा टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज़ और भी अलग तरीके की रोक टोक लगाई जाती हैं, जिससे सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और महंगा सामान कंट्री में बिकता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मकसद यहाँ पर यह होगा कि इसमें जो व्यापार होगा ना वो फ्री हो जाएगा। फ्री का मतलब है क्या बिल्कुल फ्री में बिकेगा? नहीं। जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी, जैसे यूके का कोई सामान आया तो इंडिया में यहाँ पर आने के बाद में इसमें टैरिफ या कोटा कोई लग रहा है, तो इंडिया का कोई सामान गया तो यूके में सामान जाने के बाद इसमें अलग से टैरिफ या कोटा लग रहा है, तो उससे सामान और महंगा हो जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ है ना उनको ख़त्म कर दिया जाता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी जो एग्रीमेंट है गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेकर किया जाता है, यानी कि देखो हम लोग गुड्स का भी सेल करते हैं, सेल परचेज करते हैं, और साथ ही साथ में सर्विसेज, यानी कि अलग अलग सर्विसेज, जैसे भारत है सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, तो इन कंट्रीज़ को हम लोग अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई। अब थोड़ा सा यहाँ पे राइटर ने बैकग्राउंड के बारे में बताया है। इंडिया यूके के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इन्होंने समझाया है। देखो, दोनों कंट्रीज़ के जो आखिरकार दोस्ती है, इनका जो रिलेशनशिप, इनका जो संबंध है, वो एक अच्छा संबंध बनना स्टार्ट होता है साल 2004 से। साल 2004 में खासकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी बन जाती है, और भारत जो है ना वो यूके का 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो यूके के साथ में व्यापार के मामले में हम मतलब आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भारत इंडिया का 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ पे ये बात आपको इस साल की देखने को मिलेगी। यूके भारत के लिए 7वां लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि हम लोग बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं। और यूके में सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है, कि जो भी व्यापार किया जाता है, जो भी बिलियन डॉलर्स का हम लोग व्यापार करते हैं, इसमें हम लोग को फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो जो बायलैटरल ट्रेड है ना दोनों देशों का, 2021-22 के अंदर आप जब इनका व्यापार देखते हो तो 2021-22 के अंदर ये व्यापार 17.5 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया था, जबकि 2020-21 के अंदर यही व्यापार 13.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था, जिसमें से मैंने आपको बताया कि इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, भारत को यहाँ पर सरप्लस हुआ है। जिसमें से मतलब अगर हमने 2021-22 में 17.5 बिलियन डॉलर्स का व्यापार किया था, तो भारत ने इसमें से जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट हम लोगों ने 10.5 बिलियन डॉलर्स का किया। तो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करके जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम किया। इसको हम लोग एक काफ़ी अच्छी सिचुएशन या ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन को मानते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के मामले में यूके हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर में लगभग 32 बिलियन डॉलर्स के आसपास एफडीआई यहाँ पर आ चुका है यूके की साइड से साल 2000 से लेकर 2022 के बीच में। फिर यूके यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है आईटी सर्विसेज के लिए। इंडिया के बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं यूके के अंदर में। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है सर्विसेज के मामले में यूके के अंदर में। अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें क्या क्या सामान हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले हम समझते हैं कि हम क्या क्या यूके को बेचते हैं। तो उसमें हम लोग टेक्सटाइल्स हो गया, जेम्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पार्ट, स्पाइसेस, मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, फार्मा, मैरीन आइटम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूके से इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, तो इंपोर्ट में आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, उसके बाद में नॉन फेरस मेटल्स हो गए, केमिकल, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें हम लोग यूके से इंपोर्ट करते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर ना साल 2030 तक का एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है।
यहाँ पर एक एम्बिशियस रोड मैप अडॉप्ट किया गया साल 2021 के अंदर, जहाँ पर इनका मकसद है कि हम अपने पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। साल 2030 तक हम अपने रिलेशंस को, हमारा जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर साथ में काम करेंगे। पीपल टू पीपल जो टाइज़ हैं उसको हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसको लेकर साल 2030 तक यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो कर रखी है। अब बात करते हैं इंडिया यूके के एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। देखो, इंडिया यूके ने मिलकर बातचीत करने के ऊपर स्टार्ट किया, यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो ये बातचीत कर रहे हैं ना, ये पूरे साल 2022 निकल गया बातचीत करते करते। हमारा टारगेट यहाँ पर यह है कि हम लोग भरपूर मात्रा में व्यापार करें, व्यापार के ऊपर छूट दें, जिससे व्यापार और ज़्यादा बढ़कर निकल कर आए। और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक जो इंडिया और यूके है इनके बीच में व्यापार को $100 बिलियन तक पहुँचा दें। ये हमारा एक टारगेट है, और जब छूट मिलेगी तभी व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो इससे अगेन जो हमारा गोल है $100 बिलियन तक का पहुंचने का, वो हम लोग कर भी पाएंगे। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो ये नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर जो गुड सर्विसेज है, इनके अलावा टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब इसके महत्व को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस यूके के लिए क्या है, मतलब यूके को क्या फ़ायदा होगा इस एग्रीमेंट से। देखो, यूके के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि यूके के जो रिलेशंस है ना, वो केवल यूरोपियन यूनियन तक सीमित हैं, और यूरोपियन यूनियन से यूके की लड़ाई हो गई है। जहाँ यानी कि जो ब्रेग्जिट हम लोगों ने देखा था, तो पहले यहाँ पर यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, बट क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन से वो बाहर निकल गया, जिसको हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो यूके आज के समय पर चाहता है कि हम अपने रिलेशंस को, खासकर व्यापार वाले रिलेशंस को, केवल यूरोप तक ही सीमित ना रखें, इसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं, और इंडो पैसिफिक वाला रीजन काफ़ी बेहतर रहेगा। इंडो पैसिफिक वाला रीजन के अंदर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया इस पर्टिकुलर रीजन को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, तो इंडिया के साथ में व्यापार करना काफ़ी बेहतर रहेगा। ये आपको यूके की एक थिंकिंग देखने को मिलेगी। बात क्लियर हो गई। फिर आती है बात इंडिया की, यानी ये एग्रीमेंट भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे और भी इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि यूके ना क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि जो भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम और कैसे बढ़ावा दें, इसको लेकर यूके का सपोर्ट मिल रहा है। तो यूके ने ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म कर दिया €70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है। अभी तो हम काफ़ी सारा सामान बेचते ही हैं, टेक्सटाइल, लेदर, ये सारी चीज़ें बेचते ही हैं। आने वाले समय पर इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो दोनों को ही यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, तो देखो, इंडिया का पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेशन है। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी लगाई जा रही हैं, कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो आशाएं लगाई जा रही हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इंडिया तो चाहता है कि भैया हम अपने टेक्सटाइल, फूड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, टोबैको, लेदर, फुटवियर, एग्रीकल्चर आइटम को बढ़ाएं और यूके को दबाकर बेचें। ये हम लोगों ने यहाँ पर एक अपना टारगेट सेट किया। यूके का एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसा ही है। यूके का भी यहाँ पे टारगेट है कि हम भी अपना जो सामान है वो इंडिया के मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट करें। केमिकल्स, मोटर व्हीकल के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बारे में ये सोच रहा है। लेकिन वो चाहता है कि हम लोग कुछ और भी सामान के ऊपर भी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको ज़्यादा कम करें। और यूके जो है ना, वो डेटा लोकलाइजेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। यूके क्या करता है, यूके यहाँ पर चाहता है कि जो डेटा है ना वो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र हो, यानी कि इंडिया से डेटा जो है, इंडिया का लोगों का जो डेटा है वो यूके तक जाए, है ना। इस प्रकार की चीज़ों में वो बिलीव करता है, जबकि इंडिया डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर ध्यान देता है कि हम लोग पहले कह चुके हैं, देखो भैया, हम अपने देश के लोगों का जो डेटा है वो नहीं दे सकते, वो हम डेटा इंडिया से बाहर निकालने नहीं दे सकते। तो इसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इशू आपको देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कि हम लोग के लिए क्या रिस्क है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सबसे पहली बात, जो आप सोच रहे हो कि हम ढेर सारा सामान बेचकर एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट के तहत यहाँ पर आपको ज़्यादा गेन होगा नहीं, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। राइटर का कहना है कि इंडिया को कम गेन होकर यूके को ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि अभी आप देखो भारत को अभी तो फ़ायदा हो ही रहा है ना, पहले भी तो हो ही रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इंडिया ट्रेड सरप्लस को फेस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। अब होगा क्या, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हो जाएगा तो इससे यूके का जो एक्सपोर्ट है ना वो भी बढ़ जाएगा, यूके हमें सामान ज़्यादा बेचने लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, उससे हमारा बहुत ज़्यादा गेन होगा, ऐसा नहीं होने वाला। उनकी रिक्वायरमेंट तो उतनी है जितनी यहाँ पर यह है, और अभी भी आने वाले समय पर भी वो एक्सपोर्ट को इतना बढ़ाने देंगे नहीं। और इससे होगा क्या कि आपका जो एक्सपोर्ट आने वाले समय पर
उसमें आपको कम ही कमाई देखने को मिलेगी, जबकि यूके को ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के समय पर यूके कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस एग्रीमेंट के बाद में यूके ज़्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक रिस्क देखने को मिल रही है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आई होप आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्लियर हुई। फिर उसके बाद में होगा ये कि जब वो ढेर सारा सामान एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, भारत के अंदर आ रहा होगा सामान, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर हिट हो रही होगी। हमारे कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बुरी तरह से हिट हो रहा होगा, है ना। उन लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा मार्केट ग्रो करे, बट इस प्रॉब्लम की वजह से मार्केट ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर करी गई। फिर उसके बाद में जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इन्होंने हाल ही में ही एक तरीके से वार्न कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो यूके है ना, यूके का मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी जेनरिक मेडिसिन हैं इनका प्रोडक्शन, सप्लाई, एक्सपोर्ट को यहाँ पर कट डाउन किया जाए। यानी भारत के अंदर जो भी जेनरिक मेडिसिन की प्रोडक्शन हो रही है, इसकी सप्लाई हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, इसको यहाँ पर एक कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के थ्रू कि आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। बिल्कुल बेसिक्स आपको क्लियर हुआ। फिर साथ ही साथ में आपने यहाँ पर समझा कि ये किस प्रकार से हम लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। ये बहुत रेलिवेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चलते हैं। नाउ जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये आज के हमारे द हिंदू के अंदर ही है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्या बात की जा रही है समझते हैं। देखो हुआ यहाँ पर ये कि रिसेंटली एक बिल लेकर आया जा रहा है और उस बिल के अंदर मांग ये की जा रही है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, क्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, इसको यहाँ पे कुछ चेंजेस करे जाएँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ। और आपको पता होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं क्या होती हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना, इनको लाया गया था एक एक्ट के माध्यम से। तो वो एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। 2002 का एक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। सॉरी, इसको यहाँ पर एक्ट को हम लेकर आए थे, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है ना, इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो चेंजेस करने के लिए जो अमेंडमेंट लेकर आया जा रहा है वो बेसिकली लोकसभा के अंदर लेकर आया गया 7 दिसंबर को। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की मांग की जा रही है। बोला यह जा रहा है कि जो ये एक्ट है ना, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव्स है ये सही से काम नहीं कर पाएंगी। और इनके अगर पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना है तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे। वो बदलाव यहाँ पर एक बिल के अंदर मांगे गए हैं। तो इस बिल को अभी लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया गया। तो वही हम डिस्कस करेंगे आखिरकार इस बिल के अंदर क्या क्या मांग है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या क्या हैं, वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो न्यूज़ में मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया क्यों है न्यूज़ में। अब इस बिल के अंदर क्या क्या बात की जा रही है ये सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो मामला यहीं पर अटक कर जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं। तो इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव्स होती क्या है। देखो एक बॉडी है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसने यहाँ पे कोऑपरेटिव की डेफिनेशन दी है। इन्होंने यहाँ बोला कोऑपरेटिव एक बेसिकली ऑटोनोमस एसोसिएशन है ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ऑन डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस। कहोगे क्या मतलब, बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग हैं ना वो आपस में मिलकर इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि वो अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके, कल्चरल नीड्स को पूरा कर सकें, जो भी उनके ज़रूरत है वो पूरी कर सके। कहोगे कैसे, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो गांव के अंदर एक परिवार है जहां पर उन्होंने 2-3 गाय पाल रखी हैं, 2-3 भैंस पाल रखी हैं। अब उससे बहुत सारा दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज़ यहाँ पर उन्होंने 20 लीटर का प्रोडक्शन करते हैं, वो लोग हर रोज़ 20 लीटर का प्रोडक्शन करते हैं। और सपोज़ यहाँ पर उनके घर में थोड़ा ज़्यादा काम है तो 10 लीटर का इस्तेमाल हो जाता है। सपोज़ करने की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 10 लीटर का वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बचा 10 लीटर। तो वो व्यक्ति 10 लीटर कहाँ पर ले जाकर बेचेगा। कोई उसके पास में चारा नहीं है कि कहीं पर ले जाकर बेच दिया, फिर आसपास की दुकान पर ले जाकर बेच दे, क्योंकि वो दुकान वाले कहीं और से ऑलरेडी मंगा रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा अमाउंट कोई लेगा भी नहीं। अगर चलो बेच भी दे रहा है तो उससे ज़्यादा उसको यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है उसे, है ना। तो उसका वो जो 10 लीटर वो ज़्यादा कोई बेकार ही जा रहा है, ज़्यादा कुछ उसको फ़ायदा मिल नहीं रहा है उससे। बात क्लियर हुई। ऐसी गाँव में ये एक मैंने केस बताया, ऐसे कई सारे लोग होंगे, है ना, जो कि यहाँ पे जिन्होंने गाय भैंस पाल रखी होंगी तो दूध निकालते होंगे। काफ़ी दूध यहाँ पर उन्होंने घर के अंदर इस्तेमाल कर लिया, कुछ दूध बच जाता होगा, है ना। किसी का 4 लीटर बच गया, किसी का 5 लीटर बच गया, किसी का 10 लीटर बच गया, किसी का 8 लीटर बच गया। तो यहाँ पर हर लोगों के घर में दूध बच रहा है। अब क्या हुआ, सब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि होगा क्या। पहले तो एक अकेला ही सोचेगा कि भैया अगर मैं इसको शहर में ले जाकर बेचूं तो शहर में ले जाकर बेचने में भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर कोई गाड़ी मोटर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, तो पैसा लगा कर जाकर उसको बेच कर लेकर आना पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो सबके दिमाग में आया क्यों ना सब साथ में आ जाएं,
साथ में आकर सब लोग दूध को एक जगह इकट्ठा कर लें। अगर दूध को इकट्ठा कर ले तो ऐसे कई सारे लोग हुए तो कम सब लोग यहाँ पे 100-200 लीटर दूध इकट्ठा कर लिया सब लोगों ने मिलकर, सब लोग साथ में गए। अब इन्होंने डिसाइड किया एक बड़ी गाड़ी बुक करो, उसके अंदर रख के ले जाओ शहर के अंदर, सारा दूध एक साथ में बेच आओ, किसी को दे आओ, किसी दूध डेयरी की दुकान पर दे आओ, वो तो ले ही लेते हैं। उनको यहाँ पर जब वो रोज़ाना ले रहे होंगे तो वो बेसिकली वहाँ से मामला पूरी तरह से बंद जाएगा। बंधने का मतलब है कि डेली बेसिस पर वो लोग लिया करेंगे, तो डेली बेसिस पर जो हमारा दूध बचे करेगा हम उसको यहाँ पर इकट्ठा करेंगे एक साथ में, और ये 100 लीटर 200 लीटर एक साथ में शहर के अंदर बेच देंगे। जो वहाँ से पैसा मिल रहा है रोज़ का वो आपस में बांट लेंगे, काम खत्म। तो ये बेसिकली तरीका है एक कोऑपरेटिव वे में काम करना, यही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस इसको यहाँ पर एक लीगल वैलिडिटी दे देना, इसको लीगलाइज कर देना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना, ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बन जाता है। क्योंकि ये हमारे संविधान के अंदर है तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसको हमने यहाँ पर एक मान्यता दी है, तो एक संवैधानिक बॉडी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस वजह से यहाँ पर इसको बस खाली एक वैल्यू दे दी गई है और काम ऐसे ही करता है जैसे मैंने आपको समझाया। आज के समय पर जैसे बहुत बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल हो तो जो मैंने कहानी बताई वो अमूल की है। तो जैसे यहाँ पर अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको यहाँ पर वर्गीज कुरियन साहब ने यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर स्टैंड कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश होती है, यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। लोग यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स है, पैसे की ज़रूरत है, वो भी पूरी हो जा रही है, काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। आपने इसको और आसानी में बात करूँ तो आपने कमेटी सुना होगा, लोग यहाँ पर पैसे डालकर कमेटी बनाते हैं, फिर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान उस पर सारे पैसे को उठा लेता है, फिर वो ब्याज के साथ में वो पैसा उस कमेटी में डाल देता है। ऐसा चलता है कमेटी के अंदर, लेकिन वो कमेटी नहीं है, उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर में। बात क्लियर हो गई ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। तो ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और छोटी भी नहीं, कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कि एक राज्य से ज़्यादा राज्यों में काम कर रही होती हैं, दो राज्यों में काम कर रही होती हैं। एक जगह पर उनका दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पर पैकिंग हो रही है, तीसरी जगह पर कुछ और काम हो रहा है, उसके बाद जाकर ये बिक रहा है। यानी कि कुछ एक से ज़्यादा राज्यों में काम हो रहा है उसको लेकर, तो आप कह सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बात क्लियर हो गई। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, है ना। मज़ा आ गया ना सुनकर। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है ये आपने क्लियर हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे एग्जाम्पल आ गया नाफेड का, मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अमूल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पिक्चर लगा हुआ है वो अमूल का ही लगा हुआ है। अब बात करें संविधान के बारे में। देखो संविधान के अंदर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर हमने कुछ प्रोविजंस ऐड करे। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इस 97 संशोधन के थ्रू आप देखोगे तो हमने पार्ट 9B को यहाँ पर ऐड किया और इसके तहत कोऑपरेटिव्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन संविधान के अंदर डाल दी गई। तो जो वर्ड है कोऑपरेटिव वो हमारा ऐड हो गया। और पता है कहाँ पर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, है ना। फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर में, हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर में ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव वो ऐड कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पर ये लोगों का बेसिकली एक हक बन चुका है कि वो लोग यहाँ पर अपने कोऑपरेटिव्स को बना भी सकते हैं, कोऑपरेटिव्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। फंडामेंटल राइट के साथ साथ कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट हमने डीपीएसपी में भी ऐड किया है। डीपीएसपी के अंदर पार्ट 4 आप देखोगे, आर्टिकल 43 भी जो है ना, इसके अंदर डीपीएसपी बेसिकली यहाँ पर मतलब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया है, क्योंकि आर्टिकल 43 जो है वो हमारा डीपीएसपी को लेकर डील करता है। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस होता है, देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, सभी लोगों को पता है। फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक जो अधिकार है ना, अगर इनका कोई वॉयलेशन होता है, इनका हनन होता है, तो आप सीधा कोर्ट पहुंच सकते हो कि भैया मेरा फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है ना। लेकिन डीपीएसपी का अगर कोई वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। चलिए जी, अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर हमने पूरा का पूरा एक एक्ट लेकर आए। कौन सा एक्ट है वो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का ये एक्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो मतलब आपको देखने को मिलेगा ना मल्टी स्टेट वाला, ये होता क्या है, कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पर एक से ज़्यादा राज्य में काम चल रहा हो, मतलब एक जगह पर पैकेजिंग हो गई, एक जगह पर प्रोडक्शन हो गया, तो अलग अलग काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो ज़्यादातर जो चीनी की मिल है, जो शुगर मिल है ना, वो कहाँ पर हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर वो चीनी की मिल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि जो सबसे ज़्यादा मिल वहाँ पर हैं, तो करती क्या है कि यहाँ से गन्ना परचेज़ करती हैं,
क्योंकि गन्ने से तो चीनी बन रही है। तो जब गन्ना खरीदती है ना, तो कभी महाराष्ट्र से परचेज कर लिया, कभी कर्नाटका से परचेज कर लिया, दोनों ही राज्यों से परचेज करती रहती है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग राज्यों के तहत यहाँ पर काम कर रही है। आज के समय पर जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो कहाँ पर है, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। हालांकि यहाँ पर इन सोसाइटीज़ के अंदर पिछले कुछ समय पर ढेर सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, है ना। प्रॉब्लम्स क्या नज़र आई हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी इसका चेक और बैलेंस करने के लिए नहीं बैठा है, मतलब कि इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। वैसे तो ये हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो होती हैं स्टेट कोऑपरेटिव्स जो कि हमारी राज्य सरकार के अंडर में आती हैं, लेकिन एक होती है जैसे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो है ना, ये हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो केंद्र सरकार यहाँ पे सारा का सारा काम करती है इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर। तो होता यहाँ पर यह है कि ये लोग सही से इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है नहीं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के समय पर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेस कर रही हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये बिल लेकर आया गया कि भैया हम यहाँ पर इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो वो जो बदलाव है ना, वो क्या है, आओ इसको समझते हैं। ये यहाँ पे काम की बात है। अगर ये बैकग्राउंड पूरा का पूरा नहीं समझते ना, तो काम खत्म था। इतना पढ़ के मैं निपटा देता तो कुछ समझ में ही नहीं आता, सर के ऊपर से निकल जाता। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहली बार देखो, इस अमेंडमेंट को इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे और बढ़ावा दे सकें। इस अमेंडमेंट को लेकर आया जा रहा है ताकि इन सोसाइटीज़ के अंदर में इलेक्टोरल प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, यहाँ का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यानी कि इसके ऊपर ध्यान रखा जा सके अच्छे से, है ना। इसमें वेमेन का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आज के समय पर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको हम लोग लेकर आएँ, ये हमारा मकसद है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड को और बढ़ाया जाए। एक बोर्ड बनाया गया जो कि इन सोसाइटीज़ का ध्यान रखता है, तो उस बोर्ड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, है ना। उस बोर्ड के अंदर और ज़्यादा लोग हों जो कि और अच्छे से काम कर सकेंगे, इसका गवर्नेंस अच्छा हो सकेगा। उसके बाद में एक ओम्बड्समैन बनाया जाए, यानी कि जिन भी लोगों को परेशानियाँ इन सोसाइटीज़ से, वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकें, उस कंप्लेंट का कोई सोल्यूशन लेकर आया जाए, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक जो रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फ़ंड है, इसको लेकर आया जाए। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक फ़ंड ऐसा रहेगा जो कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काम करेगा। मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब रही है, सही से काम नहीं कर पा रही है अब, तो उसके अंदर कुछ फंडिंग डाल देना, उसको वापस से नया कर देना, ठीक कर देना, उसको सपोर्ट करना, तो वो सारा काम यहाँ पर इस फंड के माध्यम से किया जा सकेगा। तो ये कुछ चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे कि हमारी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो और ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगी। बात क्लियर हो गई। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग सेशन। छोटे बड़े आर्टिकल जो भी थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसमें कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर, ये वाला। तो जो नेसो है, नेसो क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर अभी ब्लैक डे, बेसिकली यहाँ पर ब्लैक डे की तरह संडे को देखा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक डे की तरह इसलिए देखा गया क्योंकि आज से 3 साल पहले इसी दिन जो CAA है वो लेकर आया गया था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। तो काफ़ी प्रोटेस्ट भी होता, आपको पता होगा 2019 में जब इस बिल को लेकर आया गया, तो यही टाइम था दिसंबर का जब लेकर आया गया था। तो इस वजह से जो संडे है ना, इसको यहाँ पर एज अ ब्लैक डे की तरह इन सभी लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने जो कि यहाँ पर इसके विरोध में थे। बात क्लियर हो गई। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट से आर्टिकल और ये था इंपॉर्टेंट सा सेशन। और मेक श्योर करना गाइज आप लोग वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर पता है सुबह सुबह ये चेन्नई एडिशन मतलब डाउनलोड हो पाया है। तो इसमें मैंने चेन्नई के साथ साथ यहाँ पर जो दिल्ली वाला एडिशन है वो भी मैंने मिक्सअप करके आपको समझाने की कोशिश करी है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन एक सेकंड यहाँ पर अपने आंसर को देख लेते हैं जो आपसे प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया था। सवाल ये था, भारत की कौन सी अनुसूची के अंदर में तो जो ट्राइबल लैंड ट्रांसफ़र है, प्राइवेट पार्टी को उसको जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको लेकर यहाँ पे इसको हम एक नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से शेड्यूल के अंदर किया जा सकता है, तो वो है आंसर नंबर बी, यानी कि 5th शेड्यूल के तहत यहाँ पर इसको नल एंड वाइड यहाँ पर घोषित किया जा सकता है। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। अच्छा, एक छोटा सा आर्टिकल ये भी है, देखो ये आर्टिकल मैं इसलिए लास्ट में लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स नहीं है, जहाँ पे डिटेलिंग्स है इस वजह से उनको पहले लिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने UN के अंदर एक बात बोली है कि जो टेररिज्म है, देखो कई जगह पर क्या हो रहा है ना, टेररिज्म को गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की तरह देखने को मिल रहा है।
कई कंट्रीज़ यहाँ पर बता रही हैं ये गुड टेररिज्म है, ये बैड टेररिज्म है। तो इस चीज़ को ख़त्म करो। टेररिज्म भाई टेररिज्म है ना, वो गुड है ना बैड है, वो आतंकवाद ही है। तो ऐसे बढ़ावा ना दो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म बोलकर। तो इंडिया ने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। बस इतनी सी बात यहाँ पर मेंशन की गई है, इस वजह से मैंने इसको आगे के लिए आखिरी के लिए छोड़ दिया था। ना मिलता है आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।